नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गायत्री गहलोत ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीए बीएड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड बेसिक एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। बेसिक एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के फर्स्ट यूनिट का जो फोर्थ टॉपिक है उसको आज हम पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है एजुकेशन डिटर्मिनेशन शेपिंग द पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व को आकार देने के शैक्षिक निर्धारक। इस जो व्यक्तित्व को आकार देने के लिए जो शैक्षिक निर्धारक है वो है टीचर, स्कूल, सब्जेक्ट्स, मित्र मंडली, को कैरिकुलम यानी पाठ्यक्रम तथा को एजुकेशन यानी सह शिक्षा आदि। तो इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहली जो शेपिंग पर्सनैलिटी है वह है टीचर यानी अध्यापक। विद्यालय में बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे प्रमुख व्यक्ति का हाथ है महत्वपूर्ण, वह है टीचर यानी अध्यापक। समूची शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा पद्धति वह अध्यापक के इर्द गिर्द घूमती है। अध्यापक के बिना स्कूल एक निर्जीव शरीर के समान है। जिस प्रकार शरीर को चालू रखने के लिए आत्मा, हृदय का धड़कना जरूरी है, आत्मा का होना आवश्यक है, उसी प्रकार एक विद्यालय को चलने के लिए उसमें छात्र के साथ अध्यापक का होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि छात्र का संबंध अध्यापक से होता है। छात्र के बिना अध्यापक का कोई महत्व नहीं और अध्यापक के बिना छात्र का कोई महत्व नहीं। टीचर छात्रों का वो आध्यात्मिक तथा बौद्धिक पिता है जो विद्यार्थियों को अज्ञान के अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है और सभ्यता के दीपक को हमेशा प्रज्वलित रखता है। हम विद्यार्थियों के शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विचारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। अध्यापक विद्यार्थियों को पशुत्व से मनुष्य की तरफ ले जाता है। उसमें पशु जैसे व्यवहार को मनुष्य का जैसा व्यवहार करना सिखाता है तथा भावी राष्ट्र का निर्माता यानी एक अच्छे नागरिक का निर्माण करता है। प्राचीन मुनि मनु ने कहा है कि अध्यापक ब्रह्मा का रूप है और माता का रूप दर्शी। उन्होंने कहा कि माता की भक्ति से ही यह बच्चा संसार में प्रवेश करता है और पिता की भक्ति से वह अंतरिक्ष को प्राप्त करता है। कबीर का विचार। कबीर ने कहा कि गुरु गोविंद दोहूँ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु का स्थान उन्होंने ब्रह्मा से भी ऊपर बताया है। हुमायूं और कबीर का विचार है कि अध्यापक वास्तविक रूप से राष्ट्र के निर्माता होते हैं, क्योंकि वह राष्ट्र के निर्माण के लिए एक अच्छे नागरिक को तैयार करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि निसंदेह अध्यापक हमारे भविष्य के निर्माता है। अध्यापक की भूमिका कुछ विद्यालय में इस प्रकार है। सबसे पहले अध्यापक एक सशक्त रूप में। हुमायूं कबीर ने कहा है कि अच्छे अध्यापक के अभाव में सर्वोत्तम से सर्वोत्तम विद्या होती है, वह भी असफल हो जाती है। अच्छे अध्यापकों के साथ उन सारी पद्धतियों के दोषों को दूर किया जाता है। दूसरा है अध्यापक हमारे भविष्य के संरक्षक तथा निर्माता। इस बारे में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि राष्ट्र का हित अध्यापक के हित पर निर्भर करता है। हमारे 20 लाख अध्यापक हमारे देश के भावी राष्ट्र निर्माताओं को तैयार करते हैं। अब है अध्यापक एक राष्ट्र निर्माता के रूप में। कबीर ने कहा कि अध्यापक ही हमारे भावी राष्ट्र के निर्माता होते हैं। राष्ट्र का भविष्य उस मंदिरों में शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं जो राष्ट्र निर्माण का दायित्व रखते हैं, जिसका दायित्व अध्यापक के ऊपर निर्भर है। फिर है अध्यापक समाज के रीढ़ की हड्डी। सभ्यता के दीप हमेशा
अध्यापक ही तैयार करते हैं, इसीलिए वह हमारे भावी राष्ट्र के निर्माता होते हैं। अध्यापक एक सामाजिक इंजीनियर तथा सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, इसीलिए अध्यापक के जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में जाता है तो अध्यापक के जो वैयक्तिक गुण होते हैं यानी पर्सनल क्वालिटी उनकी होती है, वह है उत्तम शरीर स्वास्थ्य तथा उसकी जीवन शक्ति, क्योंकि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छा प्राणी होना आवश्यक है। उसमें संवेगात्मक संतुलन रखने वाली वो क्या कहते हैं संतुलन रखने वाला होना चाहिए अध्यापक को। अध्यापक का चरित्र स्वयं का उत्तम तथा दृढ़ संकल्प लेने वाला होना चाहिए। अध्यापक में वह सामाजिक गुण होना चाहिए जहाँ बच्चा एक समाज रूपी विद्यालय में इंटरेक्शन करता है और सब कुछ सीखता है, तो अध्यापक और व्यक्ति के बीच में जो भावात्मक संबंध है वह अच्छा हो। मित्रता एवं सहानुभूतिपूर्ण अपने व्यवहार। अध्यापक का छात्र के साथ मित्रता तथा सहानुभूति वाला व्यवहार होना चाहिए, जिससे बच्चा स्वयं हमेशा अनुशासन में रहकर अध्यापक से व्यवहार अच्छा करे। उसमें यह गुण होना चाहिए कि वह शिक्षकों के साथ मैत्रीपूर्ण तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे। छात्र और अध्यापक खुद प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण क्या कहते हैं उसको व्यवहार करना चाहिए। अब है अध्यापक के प्रोफेशनल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, यानी उनके प्रोफेशनल गुण। उसे अपने व्यवसाय का यानी अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण होना चाहिए कि कक्षा में किस प्रकार पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है तथा कैसे पढ़ाना है। व्यवसाय के प्रति हमेशा निष्ठा होनी चाहिए और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में उसकी रुचि, और अध्यापक को हमेशा अनुसंधान तथा अनुसंधानिक रूप में उसे रुचि होनी चाहिए। इस प्रकार एक वैयक्तिक आकार का शैक्षिक निर्धारक सबसे पहले टीचर यानी अध्यापक। अब आता है स्कूल। विद्यालय का अर्थ है स्कूल, यानी स्कूल शब्द की जो उत्पत्ति है वह स्कूल नामक यूनानी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है अवकाश। कुछ विचित्र सी बात जान लेना यह आवश्यक है, जिसमें प्रोफेसर एच लीफ ने कहा, वाद विवाद यानी वार्ता के स्थान जहाँ एथेंस के युवक उन्होंने अपने अवकाश के समय खेलकूद, व्यवसाय और युद्ध के प्रशिक्षण बताते थे, धीरे धीरे यह उच्च दर्शन तथा विभिन्न कलाओं के माध्यम से स्कूल में बदल गए। अब मैं आपको विद्यालय की परिभाषा जॉन डीवी के रूप में के कथन आपके सामने बताऊंगी कि जॉन डीवी ने कहा कि विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां जीवन के कुछ गुण, विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है जहां बालक का वांछित विकास हो सके। हरलॉक ने कहा कि विद्यालय सामाजिक विकास का परिणाम है। उन्होंने सामाजिकीकरण की 3 प्रक्रियाएं बताई है, उपक्रियाएं, जिसमें एक तो उचित व्यवहार होना, स्वीकृत सामाजिक प्रक्रियाओं को करना तथा सामाजिक अभिवृत्ति का निर्माण करना। सामाजिकरण कैसे होता है? क्योंकि बालक जब परिवार से निकलकर समाज में जाता है, समाज से यानी वो विद्यालय वगैरह उसमें जाता है जहाँ बच्चा का सोशलाइजेशन होता है, वो सामाजिकरण कैसे? क्योंकि वो बालक विभिन्न बालकों के साथ होने वाली अंतरक्रियाएँ जो उसकी इंटरेक्शन होता है अलग अलग, और एक बालक के अंदर होने वाली जो इंटरेक्शन है अंतरक्रियाएँ, वह सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, बालक के अंदर होने वाली अंतःक्रिया को अपना बालक जब तक स्वयं समाज के अनुकूल व्यवहार करने के लिए प्रेरित नहीं होगा, जबकि अन्य बालक ऐसा करने से उसे प्रेरित नहीं करता। अब विद्यालय एक सामाजिक संस्था के रूप में भारतीय शिक्षा में राष्ट्रीय आयोग 1964 से 66 यानी कोठारी कमीशन आयोग ने कहा कि भारत के भाग्य के निर्माण का समय उनकी कक्षाओं में है। दुनिया में शिक्षा ही लोगों को खुशहाली, कल्याण और उनकी सुरक्षा के स्तर को निर्धारण करती है। विद्यालय समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है। इस संस्था द्वारा समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। विद्यालय एक ऐसा दर्पण है जिससे समाज के स्वरूप का पता चलता है। विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां कल के नागरिक यानी जिनके कंधों पर समाज और भावी राष्ट्र का निर्भर है। अब विद्यालय के बाद में विद्यालय एक सामाजिक संस्था के रूप में अब आएगा सब्जेक्ट्स यानी विषय।
विषय शिक्षक तथा शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण साधन है, जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहायक होता है। शिक्षार्थी अन्य विषयों का चुनाव करके भविष्य में क्या बनना चाहता है, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह विषयों का चयन करता है। अगर छात्र डॉक्टर बनना चाहता है तो वो साइंस के विषय को चयनित करेगा। अगर उसको किसी बिजनेस में, व्यवसाय में काम करना है तो वह कॉमर्स यानी वाणिज्य विषय को चयन करेगा। और उसे आर्ट यानी कहीं वो क्या कहते हैं उसको, कला, आर्ट के विषय में उसे कहीं अफसर, IAS टीचर, भावी टीचर या अपने कुछ बाबू, क्लर्क वगैरह बनना है तो उसे आर्ट्स के विषयों का चयन करना पड़ता है। विषय का क्या अर्थ है? यानी किसी एक विषय के ज्ञान को पुस्तक के रूप में संगठित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। विषय के द्वारा शिक्षार्थी अपने शारीरिक, आध्यात्मिक तथा मानसिक उद्देश्यों को प्राप्त करता है, जिसमें विषय के संबंधित वह क्रियाएं होती है। अब आता है विषय की महत्व तथा आवश्यकता। संगणित ज्ञान एक स्थान पर मिलना, शिक्षकों एवं छात्रों के लिए मार्गदर्शन का काम, विषय कक्षा के कक्षा स्तर के अनुसार शिक्षण कार्य करने में बोध कराती है, विषय वस्तु को संकलित करने में सहायता प्रदान करती है और विषय के द्वारा अध्ययन अध्यापन में एक रूपता आती है। अब इन शैक्षिक निर्धारकों के बारे में आता है मित्र समूह या साथी। जहाँ विद्यालय में शिक्षक, विद्यालय सामाजिक संस्था के रूप में विद्यालय, उसके बाद में विषय आता है, विषय के बाद में आता है समूह साथी या मित्र समूह। मित्र समूह सम आयु, योग्यता तथा सामाजिक स्थिति का वह समूह होता है जहां माता पिता अपने बच्चों को अपेक्षा मित्र समूह को कम महत्व देते हैं। किशोर अपने मित्र समूह का सर्वांगीण प्रकाश करता है। किशोर किसी न किसी रूप से मित्र समूह का सदस्य होता है। समूह के सदस्य एक ही तरह के विचार करते हैं, एक ही तरह का बोलते हैं तथा एक ही तरह का सोचते हैं। एक मित्र समूह हमेशा अपने समूह के साथियों के लिए हम की भावना रखते हैं। मित्र समूह विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्षमताओं के विकास के विकास के अवसर भी प्रदान करते हैं, जैसे नेतृत्व, समूह कार्य की योग्यता, मित्र समूह नवीन भूमिका, अंतःक्रिया पर इन सब के अवसरों को स्वीकार कर लेना, समूह में एक साथ समानता का व्यवहार करना, परंतु वे कम व्यवस्थित होते हैं। इस कारण बहुत से बच्चे एक समूह से दूसरे समूह में चले जाते हैं। अब मित्र समूह के बाद में आता है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। विद्यालय में जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है, जैसे कुछ पूर्व के खेलकूद, वाद विवाद, नाटक, संगीत आदि क्रियाओं को पाठ्यक्रम के साथ साथ उसे सह क्रियाओं के साथ उसको सम्मिलित किया जाता है या उसके पाठ्य सहगामी क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। उस समय विद्यालय अपने अधिकारी क्रियाओं में कोई रुचि नहीं लेते हैं और कभी कभी इनको शक्ति और समय के दृष्टिकोण से इन्हें व्यर्थ मानते हैं। उस समय इनका स्वागत नहीं किया जाता था जब इनको सहन किया जाता था। उस समय विद्यालय के इन क्रियाओं के स्थान में विषय में विवाद प्रचलित था। H.C. मैकॉन ने कहा कि अतिरिक्त पाठ्यक्रमी क्रियाओं के विकास के 3 स्तर बताए जाते हैं। पहला स्तर, जिस समय शिक्षकों तथा प्रशासकों द्वारा इसकी अवहेलना की जाती थी। दूसरा स्तर कि उनका उद्देश्य खुले आम उनका विरोध किया जाना था। और तीसरा स्तर आधुनिक युग का है, जिसमें शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इनका उपयोग जो है पाठ्यक्रमी क्रियाओं का वह आवश्यक समझा गया। तो आधुनिक काल के जो शिक्षा शास्त्री है इस बात पर सहमत हो गए कि इन क्रियाओं को समुचित रूप से पथ प्रदर्शित किया जाए तो शैक्षिक दृष्टि से वह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आज इन पाठ्यगामी सहक्रियाओं के साथ इसको एक अभिन्न अंग माना गया है। जो अनुभव या क्रिया शैक्षिक महत्व रखती है वह पाठ्यक्रम का एक अंग है, अतः ये क्रियाएं पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती है। अब पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बाद में आता है सहशिक्षा यानी को एजुकेशन। को एजुकेशन का अभिप्राय बालक बालिकाओं का एक ही विद्यालय में साथ साथ शिक्षा प्राप्त करना।
सहशिक्षा के उपयोग से विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण है वो धीरे धीरे सामान्य हो जाता है, अतः उनके अनुसार किसी चीज़ का लगातार उपयोग करने से उसके प्रति उदासीनता आ जाती है। अतः उदासीनता के कारण छात्रगण जो है अपने अध्ययन के प्रति भविष्य में ऊर्जा को अधिक केंद्रित करते हैं। कुछ लोगों की धारणाएं हैं कि सहशिक्षा आर्थिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। लड़कों तथा लड़कियों के अलग अलग संस्थानों के बजाय अगर एक ही संस्थान हो तो काफ़ी खर्च जो होता है वह कम किया जा सकता है। विशेषकर भारत जैसे देश में जहां आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है वहां सहशिक्षा बहुत ही उपयोगी है। और कुछ अन्य लोगों की धारणा यह है कि छात्र छात्राओं के एक ही संस्थान में अध्ययन करने के कारण उनके बीच में आपसी समझ बढ़ती है और यह आपसी समझ उनके गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। और सहशिक्षा का एक लाभ यह भी है कि एक ही परिवार की छात्र छात्राएं यदि एक ही विद्यालय में शिक्षा पाते हैं तो अभिभावकों को उसमें कम परेशानी उठानी पड़ती है। भारत में जहां रूढ़िवादी परंपराओं के चलते परिवर्तन आसान नहीं है, परंतु धीरे धीरे स्कूली स्तर से बड़े स्तर में लाया जाए तो सहशिक्षा को सामान्य बनाया जा सकता है। आज के प्रगतिशील युग में जहां विकास के पथ पर नारी पुरुष का बराबर साथ दे रही है, नारी भी आज ऑफिस में पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है, तो वहाँ और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि तुच्छ मानसिकता से ऊपर उठे सहशिक्षा का लाभ इस प्रकार उपयोगी बनता है। वैसे भी अब धीरे धीरे को एजुकेशन ने सामाजिक मान्यता प्राप्त कर चुका है जिससे वापस नहीं लौटाया जा सकता। आधुनिक प्रगतिवादी समाज में जब लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, जहां लड़कियों हमारे विभिन्न स्तरों पर लड़कों की तुलना पर अच्छे अंक हासिल कर रही है, अतः कोई आश्चर्य नहीं है कि 21वीं सदी में आखिर तक में दुनिया में लड़कियों का शिक्षा प्राप्त प्रतिशत लड़कों से भी कहीं ज़्यादा अधिक हो जाएगा। ऐसे में सहशिक्षा की उपयोगिता और ही बढ़ जाएगी। एक विद्यालय में जब बालक और बालिकाएं सहशिक्षा सहज रूप से प्राप्त करते हैं, आपस में मेल जोल रखते हुए सभ्य एवं उचित आचरण सीख जाते हैं, तो आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण उनमें बौद्धिक विकास होता है। और भारत में सहशिक्षा के विरोध में विचार बहुत ही प्रस्तुत किए गए। अलग अलग लोगों ने सहशिक्षा का अलग अलग गुण बताया, तो कई लोगों ने उससे अवगुण भी बताया, लेकिन यह सब कहते हैं एक संकुचित मानसिकता का प्रतीक है। सहशिक्षा में बालक तथा बालिकाओं दोनों में परस्पर अच्छे गुण और जागृति कहते हैं अच्छे गुण जागृत करने की प्रवृत्ति का विकास होता है, ना कि उससे कोई हानि होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक विद्यालय में जहां लड़के तथा लड़कियां एक साथ सहज रूप से शिक्षा प्राप्त करें, तो उसमें जो पाठ्यक्रमिक क्रियाएं हैं उसमें भी रुचि उत्पन्न होती है। आजकल शिक्षण कार्य केवल शिक्षा अपने कक्षा कक्ष तक दिए जाने वाले निर्देशों तक सीमित नहीं हुआ, वरन इससे हमें कहीं अधिक लाभ प्राप्त हुआ। आधुनिक विद्यालयों में हम इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि वे विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के अतिरिक्त कक्षा कक्ष के बाहर विद्यालय की क्रियाओं के संगठन और संचालन का कार्य भी करें। जब खेलकूद, स्काउटिंग, नाटक, वाद विवाद, भ्रमण, रेड क्रॉस, छात्र संघ, संगीत क्लब आदि क्रियाओं का पाठ्यक्रम विद्यालय के नियमित कार्य से संबंधित कर दिया गया, तो यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षकों को इन क्रियाओं में भाग लेने के लिए स्वयं को तत्पर बनाना चाहिए। और जब विद्यालय में होने वाली पाठ्यक्रमिक क्रियाएँ दिखती है, जैसे खेल कूद, वाद विवाद, नाटक, तो उसमें एजुकेशन होगी, तो लड़के लड़कियों का जो मित्र समूह होता है, ग्रुप, जिसमें एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, खेल में वो क्या कहते हैं सीखने की जागृति होती है, और एक दूसरे से कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए मिलके एक अच्छा प्रयास करते हैं। लड़के सोचते हैं कि हम लड़कियों से जीत जाएं, लड़कियों का ग्रुप सोचता है हम लड़कों से जीत जाएं। ये होता है एक वाद विवाद प्रतियोगिता में।
खेल कूद में भी कई ग्रुप तथा टीमें बनती है। उस टीम में एक दूसरे के जो प्रतिस्पर्धा रहती है एक दूसरे से जीतने की, वो सबसे महत्वपूर्ण रहती है कि कौन कैसे जीते। तो ऐसे खेल खेल में प्रेम तथा सहिष्णुता की भावना आती है। और पाठ्य सहकर्मी क्रियाओं के साथ साथ सह शिक्षा जो है वह उतना ही आवश्यक है जैसे एक विषय के साथ खेल कूद और ये जो पाठ्य सहकर्मी क्रियाएँ हैं वह। तो इस प्रकार वैयक्तिक आकार को देने वाले शैक्षिक निर्धारक जिसमें हमने पढ़ा अध्यापक, विद्यालय, समाज। विद्यालय एक समाज सेवी शिक्षा के रूप में विषय, किन किन विषयों का चयन किया जाता है, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के साथ में वो क्या कहते हैं उसको सह शिक्षा यानी को एजुकेशन, जहाँ लड़के और लड़कियों के साथ शिक्षा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए पॉइंट के साथ में। तब तक मैं अपने इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।